हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के सब डिविजन्स के बारे में। फिजियोथेरेपी अपने आप में एक बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड है और इसके अलग अलग डिविजन्स बने हुए हैं। ये डिविजन्स डिपेंड करते हैं पेशेंट की कंडीशन के ऊपर और पेशेंट की वैरायटी ऑफ केस के ऊपर कि किस तरह का केस हम डील कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी की बात करें सब डिविजन्स की, तो उसके अंदर फिजियोथेरेपी में ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी है, न्यूरो फिजियोथेरेपी है, गायनिक फिजियोथेरेपी है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी है, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी है, जेरिएट्रिक फिजियोथेरेपी है। तो मल्टीपल इसके अलग अलग जो है सब डिविजन्स फिजियोथेरेपी के वर्तमान समय में जो है डाइवर्सिफाइड रूप से लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, इसमें वैसे ही जिस जिस तरह से अलग अलग जो है इसके स्पेशलाइजेशन से उन्हीं पे डिपेंड अलग अलग इसमें एमपीटी मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी जो है उसकी स्टडी होती है। ठीक है, अब ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी की अगर बात करें तो हम इसमें इन डिविजन्स के हिसाब से स्कोप्स की भी बात कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इतने ब्रॉड लेवल पे स्कोप हैं आज के समय में फिजियोथेरेपी के, जो पर्टिकुलर ब्रांच में स्पेशलाइजेशन करके ब्रॉड लेवल पे काम किया जा सकता है। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी के अंदर मसल्स, जॉइंट्स, लिगामेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स है। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स है, तो उनमें बहुत ब्रॉड लेवल पर फिजियोथेरेपी का एज ए रिहेबिलिटेशन काम होता है। नॉर्मल पेन्स हैं, मस्कुलर पेन्स हैं, जॉइंट पेन्स हैं, इनमें बिना दवा के, बिना सर्जरी के पेशेंट फिजियोथेरेपी से अपने आप को रिकवर कर लेता है। फिर हम न्यूरो फिजियोथेरेपी की बात करें तो स्ट्रोक के केसेस हैं। ठीक है, और जितनी प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें फिजियोथेरेपी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो न्यूरो के अंदर भी वर्तमान समय में फिजियोथेरेपी में बहुत ब्रॉड लेवल पे काम हो रहा है। ठीक है, स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन का बड़े बड़े सेंटर्स जो हैं अपने लेवल पे बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। फिर हम बात करें पीडियाट्रिक, तो इसमें सेरेब्रल पाल्सी है और पीडियाट्रिक जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, जो बर्थ से ही स्टार्ट है जो डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार की बीमारियों में मूवमेंट से संबंधित, बैलेंस से संबंधित, चलने फिरने से संबंधित बच्चों में जो समस्या आ जाती है, ठीक है, तो उस प्रकार की बीमारियों में भी फिजियोथेरेपी का बहुत महत्वपूर्ण रोल हो चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी, तो कार्डियक स्ट्रेंथ, लंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने में फिजियोथेरेपी का आईसीयू में और आईसीयू के अलावा ओपीडी में भी इसका जो है काफ़ी अच्छा रोल है और पेशेंट इससे बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें गायनिक फिजियोथेरेपी, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है उसमें अलग अलग तरह की काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस, काफ़ी समस्याएं होती है। तो उस टाइम में फिजियोथेरेपी से एक प्रेग्नेंट लेडी जो है काफ़ी हद तक कई चीज़ों में बेनिफिट पा सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि लो बैक पेन है, यूरिनरी इनकंटीनियंस है। ठीक है, इसके अलावा मसल्स पेन है। तो कई तरह की जो, और लेबर भी जो है जब डिलीवरी का टाइम होता है तब आसानी से जो है उस समय नॉर्मल डिलीवरी फिजियोथेरेपी की मदद से करवाई जा सकती है अगर 9 मंथ प्रॉपरली फिजियोथेरेपी ली जाए तो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में तो वैसे ही फिजियोथेरेपी का प्रारंभिक रूप से पहले से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है और अब तो काफ़ी स्पोर्ट्स टीम अपने पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रखने लगी है। तो किसी भी तरह के लिगामेंट स्ट्रेन है या मस्कुलर स्ट्रेन है, ठीक है, तो उनमें वहाँ पे स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी का जो कि महत्वपूर्ण रोल है, तो वहाँ पे फिजियोथेरेपी अपना कार्य निभाती है। फिर हम बात करें जेरिएट्रिक फिजियोथेरेपी, तो आज के टाइम में जो ओल्ड एज है या बुढ़ापा है, तो वहाँ पे बुढ़ापे के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। जॉइंट वीकनेस है, मसल वीकनेस है, लिम्ब वीकनेस है, चलने फिरने में दिक्कत है। ठीक है, या कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो कि जेरिएट्रिक एज में इफेक्ट कर रही है, तो उसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत महत्वपूर्ण रोल आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से फिजियोथेरेपी का एक ब्रॉड लेवल पे काम है
और जो लोग इसको समझ रहे हैं वो इसको ब्रॉड लेवल पे अपने स्तर पे इसका यूज़ लेके अपने आप को फिट रख रहे हैं। और फिजियोथेरेपी को कभी इस तरह से ना देखा जाए कि फिजियोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के अलावा हर तरह की स्टेज में काम करती है। जैसे कि बिफोर द इंजरी या बिफोर द एनी कॉम्प्लिकेशन हम एज ए प्रिकॉशंस फिजियोथेरेपी को यूज़ करके अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द इंजरी एज ए ट्रीटमेंट के रूप में हम इससे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और पोस्ट इंजरी या पोस्ट सर्जिकल मेथड्स के बाद एज ए रिहेबिलिटेशन, पहले वाली स्थिति में वापस लाना, इसको रिहेबिलिटेशन कहा जाता है। तो पोस्ट रिहेबिलिटेशन, पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस में एज ए रिहेबिलिटेशन हम अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और जनरल फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं। तो जिस प्रकार इतने इसके डाइवर्सिफाइड फील्ड हैं, उतने इसके स्कोप्स भी डाइवर्सिफाइड हैं और उतने ही स्कोप्स इसके बढ़ते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में फिजियोथेरेपी के बहुत स्कोप्स हैं। तो जो भी न्यू कमर फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो इन स्पेशल अलग अलग ब्रांचेस में जो है अपनी स्पेशलाइजेशन करके कम्युनिटी की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के बारे में आगे हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।